Good morning everyone. So today we are going to start the electronic configuration in case of molecular orbital theory, that is MOT. Molecular orbital theory, that is MOT. आज हम लोग जा रहे हैं बात करने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in MOT. MOT stands for molecular orbital theory. Molecular orbital theory. पहले मैं इसका आपको with the help of diagrams बना दूंगा, फिर आप इसको in terms of Hund's rule लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर सिखाया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है और ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होता है. तो अगर इसको एक ग्राफ के प्लॉट में करूं तो जो एनर्जी नीचे होगा वहाँ पर होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ पर होगा एंटी बॉन्डिंग. क्लियर? पहला चीज़. सेकेंड पॉइंट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम नॉर्मली दिखाते हैं, लेकिन जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शो करेंगे तो वहाँ पर हम स्टार लगाकर शो करते हैं. क्या? मैं स्टार लगाकर वहाँ पर शो करता हूँ. जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा. देखिए डायग्राम कैसे बनता है इसका. ये अब देखिए, अगर एक ऑर्बिटल आपका यहाँ है, एक ऑर्बिटल आपका इधर भी है. ठीक है. एक ऑर्बिटल आपका यहाँ भी होता है, एक ऑर्बिटल आपका यहाँ होता है. और ये वाला पूरा का पूरा हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वाला हमारा पूरा का पूरा रिप्रेजेंट करता है एनर्जी. तो लोअर एनर्जी वाले हैं, तो ये जो लोअर एनर्जी है इसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये वाले जो हाईएस्ट है इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. क्लियर? अगर हम बात करते हैं 1s के बारे में, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 1s, तो अगर ये रहा 1s तो ये भी होगा 1s. ये हो जाएगा सिग्मा 1s. सिग्मा स्टैंड्स फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये आपका हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s. दिस स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटी बॉन्डिंग को हम विद द हेल्प ऑफ स्टार रिप्रेजेंट करते हैं. हम कैसे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टार. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि कैसे इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं. हाउ विल आई राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एकदम आपको जो इनका लिखने का तरीका होता है वो एकदम पॉलिश और हुंस रूल का ही फॉलो करता है, लेकिन इसमें सिग्मा और सिग्मा स्टार लगाना पड़ता है. जैसे आपको फॉलो ऐसे करना पड़ेगा. सिग्मा 1s, फिर क्या लिखोगे? सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s2. तो नंबर अभी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर तो हम तब लिखते हैं जब मुझे पता चले कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो कैसे लिखोगे? सिग्मा 1s, इसका एनर्जी कम होता है एज कॉम्पेयर टू सिग्मा 2s.
सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब इसके बाद से हमारा दो डिवीज़न हो जाता है आगे कंटिन्यू करने का, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेरिमेंटल डेटा। ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटा पर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितना में? दो पार्ट्स में। जैसे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन तक का बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग फॉर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। और एक होता है इनसे पहले, जैसे लिथियम मॉलिक्यूल्स, बेरिलियम मॉलिक्यूल्स, बोरॉन मॉलिक्यूल्स, कार्बन मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन। इनके लिए पहला 4 कॉमन होता है, उसके बाद से डिफरेंस हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं O2 एंड F2 का, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सिग्मा 1s, यहाँ आपको हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, यहाँ आपको हो जाएगा सिग्मा 2s, यहाँ आपको हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, फिर आपको हो जाएगा सिग्मा 2pz, फिर आपको हो जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर हो जाएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और इसके बाद हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये तब केस होगा जब हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, और अगर उससे छोटा हो तब मेरा क्या हुआ कंडीशन? तब हो जाएगा हमारा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है। नेक्स्ट पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसमें देखिए, इसमें जो p का ऑर्बिटल है, इसमें 3 सबसेल होते हैं, px, py, pz। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हमने लिखा है सिग्मा 2px, आप वहां कुछ भी ले सकते हो x y z, लेकिन एक ही p लोगे सिग्मा में, 2 लोगे पाई में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर कार्बन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो एक ही सिग्मा होता है, बाकी पाई होता है। कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो एक ही सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई होते हैं। इसीलिए p में 3 ऑर्बिटल होने का आप किसी एक को सिग्मा लोगे, बाकी 2 को आप क्या ले लोगे? पाई। क्लियर है? चलिए, अब इसमें से क्या होगा, मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MOT लिखना सिखा देता हूँ, कैसे लिखते हैं। बाकी आप घर पर प्रैक्टिस बहुत करना है। चलिए, हम एक आपको लिखकर सिखा देंगे O2 का, और एक सिखाए थे N2 का, क्योंकि ये दोनों बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कॉमन भी है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, O2 मॉलिक्यूल्स में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बताइए। O2 एक ऑक्सीजन में 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन में 8 + 8, टोटल यू हैव 16 इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टार्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। S कैन ऑक्यूपाई ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2। और साथ साथ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना बहुत ही जरूरी है। सिग्मा स्टार 1s2, 2 + 2 4, सिग्मा 2s2 6, सिग्मा स्टार 2s2 8, सिग्मा 2pz 10,
पाई 2px इक्विवेलेंट टू पाई 2py। कैसे भरोगे? 2 4 6 10 हो गया, 11 12 13 14, फिर पाई स्टार 2px इक्विवेलेंट टू पाई स्टार 2py 15 16। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। जहां पर पाई वाला P इक्विवेलेंट हो वहां पर पहले हाफ फिल्ड होगा, तब जाके कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो दिस इज द कंडीशन हाउ यू आर राइटिंग फॉर O2। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं N2 का, इफ आई एम गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग N2, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन में 7 + 7, a total of 14 electrons are there. Now how can you write its electronic configuration? ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पाई 2px इक्वल टू पाई 2py 1 1 + 1 + 1। और साथ में इलेक्ट्रॉन भी काउंट करना आपने कितना, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एंट्री कर दें, जैसे 2 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके आपके। फिर सिग्मा 2pz 12 to 14। So this is the condition and this is the rule how to write the MOT electronic configuration of N2 and O2। तो याद रखिएगा कि जब N2 तक फॉलो करते हैं उसका p ऑर्बिटल्स की एंट्री अलग होती है, और N2 के बाद O2 F2 Ne2 इसका जो p ऑर्बिटल्स की लिखने की जो कंडीशन होती है वो अलग होती है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो हमारा आंसर क्या है कि दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल डेटा विच वाज सीन विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक। दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल डेटा विच साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा। तो उसके थ्रू उनको देखा गया था कि p ऑर्बिटल एंड s ऑर्बिटल में इस तरह का ओवरलैपिंग होता है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है कि आपके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, फिर आपका नेचर ऑफ बॉन्ड क्या होता है, फिर बॉन्ड लेंथ क्या होता है, फिर आपका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है। ये 4 कंडीशंस हैं जो हम एक एक करके सबको समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर है? चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं, द फर्स्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। The first I am going to focus on stability of molecule। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होती है? अगर हमको स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करना हो, अभी आपको पता है कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स का एंट्री कर रहा था तो मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में एंट्री कर रहा था। एक हमारा ऑर्बिटल का नाम था BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा हमने किस में एंट्री किया था? ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम BMO को रिप्रेजेंट करेंगे NB मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और हम एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे Na मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको आप सोडियम मत बोल देना, थोड़ा ध्यान से। Nb रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Na रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें अगर हम बात करें केस ऑफ स्टेबिलिटी, तो इफ number of electrons in bonding molecular orbital is greater than number of electrons in anti-bonding molecular orbital, so this is the condition for stability of a molecule। तो हम क्या बोलेंगे कि my molecule is stable जब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा हो as compared to electrons found in anti-bonding molecular orbital। In this condition we will say that the molecule is in the stable zone। Second, अगर मैं इसका वाइस वर्सा ले लूँ कि if number of electrons in bonding molecular orbital is less than as compared to number of electrons in anti-bonding molecular orbital, in this case we can say that the molecule is unstable। In this case we will say that the molecule is unstable। तो ये सबसे पहला कंडीशन है आपको चेक करने का कि किस केस में हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा एंड किस केस में हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। क्लियर? चलिए, सबसे पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन, हम जा रहे हैं बात करने बॉन्ड ऑर्डर। हम जा रहे हैं बात करने बॉन्ड ऑर्डर कि हम बॉन्ड के ऑर्डर को कैसे निकालेंगे। हाउ विल आई फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर इफ एनी मॉलिक्यूल इज गिवन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एमओटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको NV का वैल्यू निकालना पड़ेगा। NV मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा आपको Na का निकालना पड़ेगा वैल्यू, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दोनों का एवरेज निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। मतलब व्हाट विल आई से, I will say that your bond order is equal to average means 1/2 average of number of electrons in bonding orbital and number of electrons in anti-bonding orbital। anti-bonding orbital। अब इसमें मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन, जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनमें से इनका एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि इफ बॉन्डिंग और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, सो what can you say about the molecules, whether the molecule exists, whether the molecule is polar, non-polar, none। तो क्या होगा, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ऊपर वाले फॉर्मूला से सॉल्व करने में 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कब? जब आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। जब आपका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। क्लियर? पहला केस। दूसरा, अब हम बात करते हैं IIT लेवल का। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ गया तब क्या बोलोगे, जब आपका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ गया तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव कब आएगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तभी तो जाके आपका बॉन्ड का ऑर्डर पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में आप बोलोगे कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन इफ bond order is equal to negative, so what you can say, negative कब आएगा, जब electrons in bonding molecular orbital is less than electrons in anti bonding molecular orbital। तो इस केस में आप बोलोगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो अनस्टेबल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब क्वेश्चंस तो एक एक लाइन का है लेकिन एग्जाम में आपसे पूछ देंगे
छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम बोलेंगे आपको ऐसा नहीं करना है। चलो, अब इसी में आपका एक और कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में आता है, उसको भी हम यहीं पर डील कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? एक बॉन्ड है ना, तो इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 हो गया। अगर हम बात करते हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो सीसी के बॉन्ड के बीच में कितना बॉन्ड है? 2, तो इसको हम बोल देंगे कि जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 हो। और अगर हम बात किए कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो इसका कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर? इसका हो जाएगा 3। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैक्सिमम आप बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स कंबाइनिंग को देखकर भी इंफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा थ्योरेटिकल, लेकिन एक्चुअल जो सही होता है जो हम MOT से निकालते हैं, जो मैंने आपको ऊपर निकालने को सिखाया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेटा बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे। हाउ विल आई फाउंड द बॉन्ड लेंथ? अब देखो, मैं आपको इसको एक डायग्राम से बताऊंगा। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पर एक मनुष्य खड़ा है, उसने अपना पूरा ऐसे हाथ खोल दिया है, तो सिंगल बॉन्ड है। चलो, जब इसने अपने हाथ को फोल्ड कर लिया, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि सिंगल बॉन्ड है, ये वाला पूरा हाथ खोला है तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। जब इसने हाथ को मोड़ लिया, डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा बॉन्ड लेंथ घट रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड लेंथ। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ का, तो आप बॉन्ड लेंथ के बारे में सोचकर अपना टाइम को खोटी नहीं करना है। आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालकर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वो हमारा बॉन्ड लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? कभी कभी मान लीजिए एक्स्ट्रा के लिए वो आपसे बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी बात कर सकता है। उसका भी एक बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए मैंने आपको अगर एक स्टिक दिया, बोला तोड़ो बेटा, आपने तोड़ दिया। हमने 2 दिया और बोला कि दोनों के एक साथ तोड़ो, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में। हमने 3 दिया, बोला तीनों एक साथ तोड़ो, तो आपको और ज्यादा एनर्जी लगेगा तोड़ने में। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ रही है। अगर हमने एक स्टिक दिया, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो एनर्जी भी कम लगा। हमने 2 स्टिक दिया, उसका ऑर्डर 2 आ गया, और हम बोले दोनों को एक साथ तोड़ो, यू आर रिक्वायरिंग मोर एनर्जी। हमने 3 स्टिक दिया, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, हमने बोला तीनों को एक साथ तोड़ो, यू रिक्वायर मोर एंड मोर एनर्जी। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बॉन्ड लेंथ। आपको इसमें केवल बॉन्ड ऑर्डर जो हम फॉर्मूला बताए थे, हाफ इंटू NB माइनस Na, जहां पर NB हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड Na हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उससे आप बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग आप बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने मैग्नेटिक नेचर का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर क्या होता है? अभी तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको 2 तरह का पढ़ना है मैग्नेटिक नेचर। एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, एक को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरे को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक।
एक को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरे को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिक? पैरा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। और जिसके पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। अब मैं आपको इसे याद भी कराऊंगा। नाम ही है डायामैग्नेटिक। डाई मतलब टू, मतलब वो ऑलरेडी पेयर हो चुका है, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे याद रखना कि जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी वो ऑलरेडी पेयरिंग हो चुका है, और पेयरिंग हमेशा दो में होता है। तो जहां पर कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है उसको क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। एंड पैरा मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयरिंग के लिए वेट कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पैरामैग्नेटिक। तो फिर से पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायामैग्नेटिक वो होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्लियर है? अब आपको कुछ एलिमेंट्स को सॉल्व करके और सारे कंसीडर चेकिंग भी करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि मैं आपको H2, उसके बाद He2, उसके बाद Li2, उसके बाद C2 एंड उसके बाद O2, यही 5 मॉलिक्यूल्स को मैं कराऊंगा। बाकी आप धीरे धीरे खुद कर लीजिएगा। ये अगर आप 5 लिखना सीख गए तो बाकी आप और सब भी लिखना सीख जाओगे। क्लियर है? दूसरी चीज, जो हम लोग MOT का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ये हम केवल नियॉन तक ही फॉलो करते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही वैलिड करते हैं। तो हम एक एक करके आपको हम इन्फॉर्म करते हैं कैसे लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन 2 का। बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? सिग्मा 1s2। क्लियर? हम इसकी बात करें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 0, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया मतलब H2 के बीच में एक बॉन्ड है, इसीलिए जो हमारा H2 का डायग्राम होता है वो इस तरह होता है, HH। कुछ समझ में आ रही है? अब मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि H2 मॉलिक्यूल्स स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग में 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग में 0 है। तो आप क्या देख रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो मेरा H2 मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरा, आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग है वो कितना है? 2 है। 2 मतलब दोनों के दोनों पेयर्ड हैं, क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा 1s का ऐसे ऑर्बिटल बनेगा और इसमें दोनों ऑर्बिटल्स पेयर्ड हो चुके हैं, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। क्या हो गया? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एक एक करके। समझ में आ रही है आपको? यस और नो? बाकी आप हीलियम +2, लिथियम +2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 का आप खुद सॉल्व करेंगे और कोई डाउट होगा तो आप मेरे को व्हाट्सएप में पिंकअप करेंगे। क्लियर है? ओके।